एक कबूतर ने बताया, आखिर पिता के घर बेटियां क्यों बिगड़ जाती है। जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी श्रोता बंधुओं से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। दोस्तों, आखिर पिता के घर बेटियां क्यों बिगड़ जाती हैं। आप सभी को तो पता है कि बेटियां पिता के घर से विदा होने के बाद भी अपने माता पिता को याद करती है। दोस्तों, आज इस कहानी का प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि कहानी को समाप्ति तक देखते रहे, और अभी तक ज्ञानवर्धक कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आप सभी का एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। श्रोताओं, आइए आज इस कहानी में हम कबूतर वाले इस संवाद को सुनेंगे। मेरा भी आप सभी से निवेदन है कि कबूतर के इस प्रसंग को आप अंत तक देखें। आइए आप सभी का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। श्रोताओं, भागलपुर नामक एक गांव के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ हुआ करता था। श्रोताओं, उस पीपल की पेड़ की टहनी पर एक कबूतर अपनी पत्नी कबूतरी के साथ घोंसला बनाकर रहा करता था। कबूतर की पत्नी अपनी एक आंख से निरंतर अंधी थी। उसे अपनी एक आंख से कुछ भी दिखाई नहीं देता था, और इसी वजह से कबूतर की पत्नी अपने उस घोंसले को छोड़कर कहीं भी नहीं जाया करती थी। उधर जो कबूतर था वही अपनी पत्नी को गांव के सेठों के यहां से भोजन लाकर खिलाया करता था। श्रोताओं, उन दोनों पति पत्नियों का जीवन बड़े ही संकट भरे कट रहे थे। एक दिन रात्रि का समय हो रहा था, मौसम भी खराब था, बादल गरज रहे थे और तेज हवाएं चल रही थी। तभी कबूतर की पत्नी कबूतर से कहती है, पिया जी, इन तेज हवाओं को देखकर और गरजती बिजली को देखकर मेरा मन बड़ा ही बेचैन सा हो रहा है। आप मुझे कोई कहानी सुना दीजिए जिससे मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। श्रोताओं, अब अपनी पत्नी की बात को सुनकर कबूतर अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो आज मैं तुम्हें एक ज्ञानवर्धक प्रसंग से रूबरू कराऊंगा। दोस्तों, कबूतर अपनी पत्नी से कहता है कि आज मैं तुम्हें एक माता, एक पिता और एक बेटी की कहानी सुनाऊंगा। तुम्हें इस कहानी से यही सीख मिलेगी कि आखिर पिता के घर बेटियां क्यों बिगड़ जाती है। श्रोताओं, कबूतर अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, अगर इस कहानी को तुम सुन रही हो तो इस कहानी को जब मैं सुनाऊं तो उस समय तुम्हें अपना ध्यान कहीं भी नहीं भटकाना है, और इस कहानी को तुम्हें पूरा मन लगाकर सुनना है। श्रोताओं, कबूतर अपनी कहानी को शुरू कर रहा होता है। उसके बाद कबूतर अपनी पत्नी को बताता है, प्रिय, एक बार किसी गांव में एक सेठ अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहा करता था। उस सेठ के जीवन में धन और दौलत ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। सेठ के पास खूब अच्छी हवेली थी, खूब जमीन थी, खूब जायदाद थी। श्रोताओं, परंतु कहते हैं कि भगवान जिस मनुष्य को हद से ज्यादा सुख की अनुभूति कराते हैं तो भगवान उसी मनुष्य को समय आने पर दुख की अनुभूति भी करवा ही देते हैं। ठीक इसी प्रकार से उस सेठ को धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु उस सेठ के यहां कोई भी संतान नहीं थी, और इसी दुख से रूबरू होकर बेचारा वह सेठ हमेशा दुखी रहा करता था। सेठ अपने दुख को हमेशा अपनी पत्नी सुनीता से छुपाया करता था और अपनी पत्नी सुनीता को कुछ भी नहीं बताया करता था। उधर सुनीता भी अपने मन ही मन रोया करती थी। दोस्तों, सुनीता भगवान शिव की बहुत परम भक्त थी और वह भगवान भोलेनाथ की हमेशा पूजा किया करती थी। भगवान भोलेनाथ से सुनीता यही मांगती थी, प्रभु, मुझे कोई भी एक संतान की प्राप्ति हो जिससे मेरे सिर पर जो कलन है, जो कलंक है, वह मिट जाए। दोस्तों,
उस सेठ के यहां धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु लोग उसे हमेशा नामर्द कहकर चिढ़ाया करते थे। उसके बाद में काफी महीनों तक इसी तरह चलता रहा। उधर सेठ की पत्नी सुनीता भगवान भोलेनाथ की लगातार पूजा करती है, तपस्या करती है, और कुछ महीनों के बाद ही सुनीता को और उस सेठ को गर्भवती होने का शुभ समाचार मिलता है। दोस्तों, जैसे ही सेठ को यह समाचार मिलता है तो सेठ अपनी पत्नी सुनीता से बहुत प्रसन्न हो जाता है। अब सेठ अपनी पत्नी सुनीता का खूब ख्याल रखता है, उसे समय पर भोजन देता है और समय समय पर उसे जिस चीज की आवश्यकता थी वह चीज उसके लिए उपलब्ध कराता है। दोस्तों, अब 9 महीने बाद ही सुनीता को एक पुत्री की प्राप्ति होती है, परंतु जैसे ही सुनीता एक पुत्री को जन्म देती है तो उसी समय सुनीता अपने प्राणों को त्याग देती है। दोस्तों, अब वह सेठ अपने घर में पुत्री को प्राप्त करके खुश भी था, परंतु अपनी पत्नी की मृत्यु के बारे में सुनकर दुखी भी था। दोस्तों, अब जैसे तैसे करके वह सेठ अपने मन को बांध लेता है। उधर अब सेठ अपने घर में अकेला पड़ जाता है और सेठ की जो पुत्री थी उसका ख्याल भी सेठ अकेला ही रखता है। दोस्तों, धीरे धीरे दिन बीतते रहते हैं। अब सेठ की पुत्री भी धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। उसके बाद सेठ की पुत्री 8 साल की हो जाती है। जब सेठ की पुत्री 8 साल की हो जाती है तो सेठ अपनी पुत्री का दाखिला अपने ही गांव के एक सरकारी स्कूल में करवा देता है। दोस्तों, अब सेठ अपनी दुकान पर रोजाना चला जाया करता था। उधर सेठ की पुत्री भी अपने स्कूल के लिए रोज सुबह अपने पिता की दुकान पे होकर ही जाया करती थी। दोस्तों, इस तरह से काफी दिन बीतते रहे। धीरे धीरे अब सेठ वृद्ध होता जा रहा था। दोस्तों, कहते हैं कि वृद्ध अवस्था मनुष्य के जीवन का एक सबसे बड़ा सच्चाई है जो हर किसी में आना ही है। दोस्तों, अब इस तरह से धीरे धीरे उधर सेठ वृद्ध होता जा रहा था। अब सुनीता पूरी तरह से जवान हो चुकी थी। सुनीता की पुत्री पूरी तरह से जवान हो चुकी थी। अब सेठ सोचता है कि मुझे अपनी बेटी का विवाह करना चाहिए और विवाह के लिए मुझे कोई अच्छा सा रिश्ता देखना चाहिए। दोस्तों, तभी सेठ अपने गांव के आसपास कोई सेठों के यहां अपनी बराबरी का एक रिश्ता देखते हैं। काफी इधर उधर घूमने के बाद सेठ अपनी पुत्री के लिए एक अच्छा सा रिश्ता देख लेते हैं। अब आने वाले कुछ दिनों के बाद ही सेठ अपनी पुत्री का विवाह अपने ही बराबर के एक सेठ के पुत्र से करवा देता है। दोस्तों, विवाह करते समय, अपनी बेटी को विदा करते समय सेठ अपने जमाई के सामने एक शर्त रखता है कि मेरी बेटी को विवाह के कुछ दिनों बाद मेरे घर पर ही छोड़ दीजिएगा, जिससे मेरा मन भी लग जाएगा। और अभी मेरी बेटी पूरी 18 वर्ष की नहीं हुई है, तो आप कुछ दिनों के लिए इसे यहीं छोड़ दीजिए। दोस्तों, अब विवाह होने के बाद सेठ की पुत्री सेठ के यहां रहने लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे काफी दिन बीत जाते हैं। उधर जिस गांव में सेठ का घर था, सेठ के घर के जस्ट सामने एक ब्राह्मण का पुत्र रहा करता था। दोस्तों, उधर सेठ की पुत्री और वह ब्राह्मण का पुत्र सुबह शाम जब घर से बाहर निकलते थे तो कभी कभार वे दोनों आमने सामने हो जाया करते थे। दोस्तों, अब इस तरह से देखते ही देखते उन दोनों में प्रेम हो जाता है। दोस्तों, अब इस बात का पता सेठ को बिल्कुल भी नहीं होता है। धीरे धीरे काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन सेठ अपने घर के दरवाजे के नजदीक सोया हुआ था, तभी रात्रि का 1 बज रहा था। अब अचानक से सेठ की पुत्री सेठ के बगल में होकर जाती है। अब अपनी पुत्री के पैरों की झलक को देख सेठ अपनी आंखों को खोल लेता है। अब सेठ को पता चल जाता है कि मेरी पुत्री कहीं ना कहीं जा रही है। दोस्तों, अब अपनी पुत्री को जाते देख सेठ अपनी पुत्री का पीछा करते करते
अपनी पुत्री के पीछे पीछे पहुंच जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद सेठ देखता है कि उसकी पुत्री उस ब्राह्मण के लड़के से मिलने के लिए जाती है। दोस्तों, यह देखकर सेठ सोचता है कि अब मुझे अपनी पुत्री को यहां से भेजना होगा, अन्यथा यहां पर मेरी बदनामी हो जाएगी। दोस्तों, उसके बाद दूसरे ही दिन सेठ अपने जमाई को बुला लेता है। अब जमाई के घर आते ही सेठ अपने जमाई के लिए एक खटिया बिछा देता है। जमाई को बिठाकर सेठ अपने जमाई के घर के हाल चाल पूछता है, जमाई को भोजन खिलाता है। अब धीरे धीरे शाम हो जाती है। शाम होते ही सेठ अपने जमाई से कहता है, जमाई जी, अब आज रात्रि तो आप यहीं रुकिए, कल सुबह होते ही आप बिटिया रानी को लेकर अपने घर चले जाइएगा। दोस्तों, अब अपने ससुर के कहने के अनुसार वह सेठ का जमाई वहीं पर ठहर जाता है। अब रात्रि में सेठ अपने जमाई की खटिया अपने घर के दरवाजे के पास ही लगा देता है। सेठ भी वहीं सो जाता है। अब थोड़ी ही देर बाद जैसे ही रात्रि का 1-2 बजता है तो सेठ के जमाई को नींद नहीं आ रही थी। मच्छर काटने की वजह से वह इधर उधर करवट मार रहा था। थोड़ी ही देर बाद सेठ की पुत्री उस ब्राह्मण के लड़के से आखिरी बार मिलने के लिए जाती है। अब जैसे ही सेठ का जमाई अपनी पत्नी को जाते देखता है तो वह भी अपनी पत्नी का पीछा करते करते उसके पीछे पहुंच जाता है। दोस्तों, आगे जाकर सेठ का जमाई देखता है कि उसकी पत्नी एक ब्राह्मण के लड़के से मिल रही है। दोस्तों, अब यह सब देखकर सेठ का जमाई वापस लौट कर आ जाता है और वह आकर अपनी खटिया में सो जाता है। दोस्तों, सुबह होते ही सेठ का जमाई अपनी पत्नी से बिना कुछ कहे उसे अपने ससुराल लेकर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद भी सेठ का जमाई अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता है। इस तरह से काफी दिन बीत जाते हैं। उधर सेठ की पुत्री को भी अपने प्रेमी ब्राह्मण के लड़के की बहुत याद आती है। उधर ब्राह्मण के लड़के को भी अपनी प्रेमिका की बहुत याद आती है, परंतु वे दोनों ही आपस में नहीं मिल पा रहे थे। दोस्तों, अब एक दिन ब्राह्मण का लड़का सोचता है कि मुझे किस तरह से अपनी प्रेमिका से मिलना है। तो ब्राह्मण का लड़का एक साधु का भेष बनाकर जिस गांव में उसकी प्रेमिका रहती थी उसी गांव में एक कुएं के पास जाकर बैठ जाता है। ब्राह्मण का लड़का सोचता है कि मेरी प्रेमिका इस कुएं पर पानी भरने के लिए अवश्य आएगी, क्योंकि इस कुएं पर गांव की सभी महिलाएं पानी लेने के लिए आती है। दोस्तों, अब इस तरह से वह ब्राह्मण का लड़का एक साधु का भेष बनाकर वहीं कुएं के सामने बैठ जाता है। अब थोड़ी ही देर बाद सेठ की पुत्री उसकी प्रेमिका वहां पर पानी लेने के लिए अपने दाएं हाथ में घड़े को लेकर कुएं के पास आती है। अब अपनी प्रेमिका को देखकर ब्राह्मण का लड़का उसके पास जाता है। उसके पास जाकर वो अपनी प्रेमिका को सारी बात बताता है। उधर सेठ की पत्नी भी ब्राह्मण के लड़के को पहचान जाती है। तभी ब्राह्मण का लड़का सेठ की पुत्री से कहता है, प्रिय, अब मुझे तुम बताओ, आखिर मैं किस तरह से तुम्हारे ससुराल में प्रवेश करूं। दोस्तों, तभी सेठ की पुत्री ब्राह्मण के लड़के से कहती है कि अभी मैं जैसे ही पानी लेकर जाऊंगी तो तुम मेरे पीछे पीछे ही आ जाना और थोड़ी ही देर बाद आकर मेरे घर के दरवाजे को बजा देना। तभी कुछ भिक्षा मांगने के बहाने से तुम घर के अंदर प्रवेश कर लेना और रात्रि रुकने के लिए निवेदन करना। दोस्तों, अब ब्राह्मण की लड़की उस कुएं से जल भरकर अपने घर लौट जाती है। उधर थोड़ी ही देर बाद ब्राह्मण का लड़का साधु के भेष में उसके ससुराल के दरवाजे को जाकर बजा देता है। अब घर के दरवाजे को सेठ की पुत्री का पति ही खोलता है तो वह उस ब्राह्मण को देखकर, उस साधु को देखकर उस ब्राह्मण के लड़के की शक्ल को पहचान जाता है। दोस्तों, परंतु वह कुछ भी नहीं कहता है। अब थोड़ी ही देर बाद वह ब्राह्मण उनके यहां से कुछ दक्षिणा मांगता है और इधर उधर की बातें करने लगता है। थोड़ी ही देर बाद धीरे धीरे शाम ढलती जाती है। तभी वह ब्राह्मण सेठ की पुत्री के सभी सास और ससुर
घर के सभी लोगों से निवेदन करता है कि सुबह मुझे दूसरे गांव में जाना है, परंतु अब तो रात हो चुकी है, मैं चल नहीं पाऊंगा। अगर आप सभी की आज्ञा हो तो क्या मैं आपके घर में ठहर सकता हूं? श्रोताओं, अब उस ब्राह्मण को देखकर कोई भी उनसे मना नहीं कर पाया, परंतु सेठ की पुत्री का जो पति था उसे उस ब्राह्मण पे शक था, तो वह भी उसे वहीं पर ठहरने के बारे में कह देता है। अब सेठ की पुत्री उस ब्राह्मण के लिए एक कक्ष में बिस्तर लगा देती है। अब ब्राह्मण को भोजन खिलाने के बाद सभी लोग अपने अपने कक्ष में सो जाते हैं। उधर ब्राह्मण भी सो जाता है। थोड़ी ही देर बाद जैसे ही रात्रि के कुछ आधे बजते हैं तो ब्राह्मण की पुत्री अपने पति के पास से उठकर उस साधु के भेष में ब्राह्मण के लड़के के पास चले जाती है। दोस्तों, उधर सेठ की पुत्री का जो पति था, अब वह भी अपनी पत्नी का पीछा करते करते उस ब्राह्मण के कक्ष के तक पहुंच जाता है। कक्ष के पास पहुंचकर वह अपनी पत्नी को उस ब्राह्मण के लड़के के पलंग पर एक साथ सोए हुए देख लेता है। दोस्तों, अब यह देखने के बाद में उस ब्राह्मण की पुत्री की सच्चाई उसके पति के सामने भी आ जाती है। श्रोताओं, यह तो एक काल्पनिक कहानी थी, परंतु इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो माता पिता अपनी पुत्री का या अपनी संतान का ठीक तरीके से मार्गदर्शन नहीं करते तो अक्सर उनकी संतान बिगड़ जाती है। श्रोताओं, एक बात यह भी है कि जो माता पिता अपनी संतान को हद से ज्यादा प्रेम करते हैं, हद से ज्यादा लाड करते हैं, तो वह संतान भी अक्सर बिगड़ जाती है। और जब उनकी ही वजह से उनकी संतान बिगड़ जाती है और लोगों के मुंह से उन्हें बातें सुनने को मिलती है, तो अक्सर वह अपनी संतान के ऊपर ही पछताने लगते हैं। श्रोताओं, परंतु एक कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी कि जब पछताने से क्या होए, जब चिड़िया चुग गई खेत। श्रोताओं, ये कहानी इस दोहे पर ठीक तरीके से बैठती है। श्रोताओं, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा। और पुनः मिलते हैं को नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।